नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रारंभ करेंगे काफ़ी टाइम से। सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के संबंध में कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। साथियों के कमेंट भी आए थे कि सर इसको कंटिन्यू रखिए, पर एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जब काफ़ी जिम्मेदारियां और भी होती है, तो अभी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, आपको पता ही है, तो उस वजह से थोड़ा बिजी हो गए थे साथियों। अब आपको कंटिन्यू इसमें वीडियो मिलेंगे। तो देखिए, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है 6375619379 हरीश शर्मा। अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह हो, कुछ पूछना हो इसको एग्ज़ाम को लेकर, अपडेट्स वगैरह, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट जो हमारा लास्ट टॉपिक है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग जो हमारी सेकंड पेपर का एक सेक्शन है, आज हम उस पर एग्जाम ओरिएंटेड जो हैं वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो पार्टनरशिप बहुत बड़ी है। पार्टनरशिप अकाउंट में हम देखेंगे तो 10 क्लासें ले लो, ख़त्म नहीं होने वाली। हम इसे 2 क्लासों में ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आई होप आप लोगों ने अभी तक, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड जो अच्छे प्रश्न बनते हैं उन पर एक बार मोटा मोटी इसको देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए फ्रेमवर्क। उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो चलिए फटाफट, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले अर्थ, पार्टनरशिप अकाउंट जो हमारा है, अर्थ क्या है पार्टनरशिप का, व्हाट इज पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप जो है वो है साझेदारी। साझेदारी मतलब एक ऐसा रिलेशन 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति कौन, जिन्हें हम साझेदार बोलेंगे, पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। पार्टनर्स के बीच जो संबंध है, रिलेशन प्लस पार्टनर, मतलब वो व्यक्ति, देखो साझेदार कौन, पहली चीज तो ये। तो साझेदारी की जो परिभाषा अर्थ है, वो साझेदारी अधिनियम 1932 में इसके बारे में बताया गया है कि 3 चीजें हैं, साझेदार, साझेदारी व्यवसाय और साझेदारी। तो साझेदार वो जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, लाभ कमाने के उद्देश्य से, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय या कोई आर्थिक क्रिया करने को आपस में सहमत होते हैं, जिनमें जो व्यवसाय है वो उन सभी के द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा उन सभी की तरफ से चलाया जाता है। ये क्या है? वो व्यवसाय जो चलाया जाता है वो साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। साझेदारी उन पार्टनर्स का, उन व्यक्तियों का आपसी संबंध जिससे वो पूरा का पूरा जो भी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, उसके क्या डायरेक्शन, क्या एग्रीमेंट है, क्या गाइडलाइन, क्या लाभ हानि बांटेंगे, जो शर्तें हैं, उन शर्तों को स्वीकार करते हुए वो व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, वो है पार्टनरशिप। अब यहां कंफ्यूजन होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ, नया साझेदार आ गया, कोई चला गया, कोई की डेथ हो गई, तो क्या साझेदारी व्यवसाय में परिवर्तन होगा, बंद होगा, या साझेदारी समाप्त होगी? यहां साझेदारी समाप्त होगी। क्यों? साझेदारी जो वर्तमान में काम कर रहे थे हमारे साथी, जो साझेदार, उनमें से एक भी शर्त चेंज हुई। क्यों? 3 मिलके कर रहे थे, एक ने रिटायरमेंट ले लिया या चौथा नया आ गया, तो रिलेशन तो अब जो उनका एक मतलब एग्रीमेंट था, जो शर्तें थी, उनमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो वो जब शर्तों में परिवर्तन, तो साझेदारी टूटती है, साझेदारी व्यवसाय नहीं टूटता। ये चीज क्लियर है। साझेदारी व्यवसाय तभी टूटता है जब पुराने साझेदार जो हैं उनमें से एक भी साझेदार ना रहे। भाई नया आया, पुराने शुरू किया, एक था, एक हर समय रहना चाहिए। अगर सारे के सारे नए आ रहे हैं, जैसे 3 थे, तीनों रिटायर हो गए, कोई 2 नए आए, तो वहां साझेदारी व्यवसाय बंद हो जाएगा, वो साझेदारी व्यवसाय। समझ रहे आप मेरी बात को? तो साझेदारी और साझेदार वो व्यक्ति, ये चीज क्लियर है। अब ये तो हो गया अर्थ। अब हम बात करते हैं साझेदारी व्यवसाय। एक ऐसा व्यवसाय जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जिन्हें हम साझेदार कहेंगे, वो कुछ निर्धारित शर्तों पर निर्धारित तरीके से उसके लाभ हानि को बांटने का निर्णय लेते हैं या अनुबंध करते हैं। विशेषताएं क्या है साझेदारी व्यवसाय की? नंबर 1,
कम से कम दो वयस्क साझेदार या 2 वयस्क साझेदार होने चाहिए, कम से कम 2। एडल्ट जो हैं 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति जो हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। पहली बात विशेषताओं में 2 साझेदार कम से कम होने चाहिए। एक साझेदारी में जो शर्तें हैं, जो नियम कायदे हैं, वो संलेख एक डीड होती है, लिखित में ही होती है सामान्यतया, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि मौखिक समझौता है तब भी आप साझेदारी व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद साझेदारी व्यवसाय जो साझेदारी, इस साझेदारी की विशेषता क्या है? एक वैध व्यवसाय होना चाहिए। कुछ संख्या पे प्रतिबंध है, मिनिमम 2, मैक्सिमम पहले 20 होते थे, अब 50 हो गए हैं। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर? मैक्सिमम जो है 50, मिनिमम तो 2 ही है, मैक्सिमम 50 हो गए। बैंकिंग व्यवसाय में 10 हैं, पहले भी 10 थे। ये हो गया इसका सदस्य की बात। उसके बाद साझेदारी व्यवसाय की एक खासियत और होती है। साझेदारी व्यवसाय या तो सारे साझेदार मिलकर पूरा काम करें, ऑपरेट करें बिजनेस को, या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करे। तो वो सबके लिए जो काम करेगा वो उनके लिए एक एज ए एजेंट काम करेगा। क्लियर? एज ए एजेंट काम करेगा, मतलब वो उनके लिए काम करेगा, वो जो काम करेगा वो उनकी तरफ से ही किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार तभी कहते हैं कि प्रत्येक साझेदारी व्यवसाय में हर साझेदार एक दूसरे के लिए एजेंट भी है जो काम करता है और प्रधान भी है। क्लियर? इनमें एक प्रधान और एजेंट का संबंध भी होता है, एजेंसी रिलेशन जरूर होता है इनमें। अब बात करते हैं, हम ज़्यादा इस पे समय नहीं खपाएंगे, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। देखिए साथियों, साझेदारी के प्रकार जो हैं वो हम पढ़ें तो सर्वप्रथम हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये प्रकार, टाइप्स। नंबर 1 सबसे पहले, एक तो होती है वैध साझेदारी, एक अवैध। वैध साझेदारी वो है जिसका उद्देश्य कानून द्वारा सम्मित है, प्रवर्तित है, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे शत्रु देश के किसी व्यक्ति को साझेदार बना लिया, या फिर राष्ट्र हित का जो मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा में कोई कमी आती है, इस चीज़ का कोई व्यवसाय कर लिया, या फिर सदस्य जो है कानून द्वारा 2 और 50 अधिकतम न्यूनतम, उनसे ज़्यादा संख्या बढ़ गई, तो फिर वो क्या हो जाती है? अवैध साझेदारी। वैध और अवैध में तो यही फर्क है। उसके बाद होती है एक निश्चित साझेदारी और एक ऐच्छिक। निश्चित तो क्या होती है? एक उद्देश्य विशेष है, उसे विशेष भी बोल सकते हैं हम साझेदारी की, विशेष साझेदारी। एक विशेष ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो 3 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई कि पुल बन रहा है, ब्रिज का निर्माण करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये हुआ कि जैसे ही वो मतलब ब्रिज बनेगा, पुल बन गया, हो गया, उसके बाद में तुरंत वो साझेदारी खत्म। विशेष उद्देश्य था उनका, एक निश्चित लक्ष्य था उनका। ऐच्छिक, अपनी इच्छा से आए, एक व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, वो जब तक चाहें तब तक काम करेंगे। तो ऐच्छिक और जो हमारी विशेष उद्देश्य साझेदारी है, ये है। उसके बाद होती है सीमित और असीमित। तो ये प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, एक तो होती है ऐच्छिक, ऐच्छिक साझेदारी हो गई। उसके अलावा एक विशेष साझेदारी हो गई, इसे विशेष उद्देश्य भी बोल देते हैं, विशेष उद्देश्य या विशेष साझेदारी भी बोलते हैं। उसके बाद सीमित हो गई, सीमित साझेदारी। चौथी हो गई असीमित। देखिए, सीमित और असीमित में मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। सीमित साझेदारी भले ही हो, लेकिन कम। सीमित और असीमित साझेदारी क्या है? सीमित साझेदारी में जो है वो जो हमारे साझेदार हैं उनका उद्देश्य उनका लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व जो है वो एक लिमिटेड होता है। क्लियर? लेकिन सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व है या उत्तरदायित्व है, लायबिलिटी जो उसके वो अनलिमिटेड होनी जरूरी है, कम से कम एक की। बाकी का हो सकता है कि लिमिटेड हो, तो वो सीमित साझेदारी। सभी का असीमित है। असीमित का मतलब क्या हुआ? साझेदारी में यदि मान लीजिए पेमेंट ड्यू हो गया, साझेदारी में जो हमारा व्यवसाय है उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो फिर क्या करें? संपत्तियां बेचेंगे, सामान बेचेंगे, फिर भी नहीं है तो उन्हें घर से भी लाना पड़ सकता है, वो असीमित साझेदारी है। ये चीज़ क्लियर है? तो सीमित, असीमित, ऐच्छिक, विशेष उद्देश्य हो गई।
वैद्य अवैध बता दी मैंने आपको। ये हमारे इसके साझेदारी के क्या हो गए, प्रकार हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं एक निश्चित समय के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए हो गया। जैसे एक निश्चित समय के लिए भी हो सकती है कि भाई 1 साल हम ये काम करेंगे, तो वो निश्चितकालीन होगी। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है। तो ये हमारा पार्टनरशिप डीड, देखिए साझेदारी संलेख एक ऐसा अनुबंध पत्र, एक ऐसा समझौता पत्र है जिसमें उस व्यवसाय के संबंध में सारी मुख्य बातें लिखी जाएगी कि भाई इस प्रकार से हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। नंबर 1, किस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं, साझेदार है उनके नाम पते, व्यवसाय का एड्रेस, कहाँ ऑफिस होगा, लाभ हानि कैसे बांटेंगे, पूंजी कैसे लेके आएंगे, पूंजी आने पर कोई ब्याज है तो कैसे होगा, कोई ऋण देगा तो उस पर क्या ब्याज होगा, दूसरा कोई साझेदार आएगा तो उसको किस आधार पे हम शामिल करेंगे, कोई जाएगा यहाँ से साझेदारी से तो उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे। ये सारी चीज़ें जिस एक दस्तावेज में लिखी होती है वो पार्टनरशिप डीड होता है। ये चीज़ क्लियर है। अब सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, डीड है ही नहीं, तो अवैध नहीं है, व्यवसाय चल सकता है लेकिन कानूनी रूप से उसको मान्यता नहीं है। कानून में आप किसी थर्ड पार्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यदि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसे ही बस ठीक है मौखिक समझौता हो गया, वहां क्या नियम लगेंगे, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है साझेदारों। एक तो साझेदारी के प्रकार पे आता है, एक इस पे आता है। तो 4-5 बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि साझेदारी संलेख नहीं है, लिखित में समझौता नहीं है, तो कौन कौन सी बातें हैं जिस पे फोकस करना है। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन कैपिटल, आहरण पे कोई ब्याज नहीं, पूंजी पे कोई ब्याज नहीं। नो रेमुनरेशन एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को कोई पारिश्रमिक, कोई वेतन, कुछ नहीं। क्लियर। केवल ऋण, लोन अगर साझेदार ने साझेदारी संस्था को, व्यवसाय को दिया है, उस पे 6% वार्षिक ब्याज। तो यहां जो है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, तो इसे मैं यहां बता रहा हूं। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, आहरण पे कोई चार्ज नहीं होगा ब्याज, कैपिटल पे कोई दिया नहीं जाएगा। नंबर 2, नो सैलरी रेमुनरेशन, मतलब कोई भी पारिश्रमिक सैलरी नहीं दी जाएगी। नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, बराबर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, लाभ हानि अनुपात जो है वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, बराबर बटेगा। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथा, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, साझेदारी संस्था को लोन दे दिया, तो उस पर 6% पर एनम वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज। ये चीज क्लियर है। ये 4 चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, इन पे क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में पूंजी आहरण ये हो गया। अब अगर कोई साझेदार आएगा नया, तो वो इन सबकी सहमति से आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, साझेदारी संस्था जो हमारी है उसमें लेखांकन कैसे होता है। ये डीड हो गई, ये सब कुछ हो गया। देखिए, अकाउंटिंग करने के लिए लेखांकन प्रक्रिया जो हमारी है, अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो वहाँ 2 तरीके से लेखा हो सकता है, एक स्थिर पूंजी विधि और एक चालू पूंजी विधि या परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि का मतलब ही क्या है, 2 खाते बनेंगे। क्वेश्चन आता है स्थिर खाता पूंजी पद्धति में कितने खाते, 2 खाते बनते हैं पार्टनर्स के, एक कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, एक पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट स्थिर रहता है, उसमें केवल आपने जो कैपिटल लगा दी लास्ट में ले गए, बस फिक्स है। करंट अकाउंट जो उनका बनेगा स्थिर पूंजी खाता विधि में, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा इसमें कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, एक तो बनेगा इसमें कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगा
करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में होगा क्या? कैपिटल अकाउंट फिक्स है, उसमें केवल कैपिटल के ट्रीटमेंट होंगे कि हाँ पूंजी खाता बन गया, साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है बैलेंस आ गया, ठीक है। करंट अकाउंट में साझेदारों से संबंधित उनके खाते डेबिट क्रेडिट जो होने होते हैं, साझेदारों को पूंजी पे ब्याज मिला, साझेदारों ने अगर ऋण ले रखा है तो ऋण पे ब्याज संस्था ने ले लिया उनसे, कोई लोन दे रखा है उस पे ब्याज, साझेदारों ने कोई लोन दे दिया वो हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया उनका, रेमुनरेशन हो गया, ये सारी चीजें हम करंट अकाउंट में ट्रीट करेंगे। ये चीज क्लियर है। अब हम इस पे बस इतना सफिशिएंट। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनमें अगर कोई ट्रांजैक्शन दे रखा है तो बोल देते हैं डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, डेबिट क्रेडिट में हमें दिमाग ही कहाँ लगाना है। हम तो ये कह रहे हैं केवल इतना समझो, आप जनरल एंट्री जो है उस पर फोकस करो। यदि कोई चीज से कैपिटल अकाउंट बढ़ना है तो कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट होता है, पार्टनर कैपिटल, तो सामने वाला जो खाता है वो क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं किसी साझेदार को, रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो सैलरी और रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यही होगा ना। और जो सैलरी है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। क्या बनता है? पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां डेबिट में वही खर्चे ट्रांसफर्स, क्रेडिट में यदि संस्था की कुछ इनकम है तो लिख देंगे। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते से जो प्रॉफिट निकल के आया वो हम किस पे बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। कब? जब हम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि रखेंगे, और यदि हम स्थिर पूंजी खाता विधि रखेंगे तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में करंट अकाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल में। अब क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि स्थिर पूंजी खाता विधि जो है उसमें पूंजी खाते का शेष हमेशा ही क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, कुछ कैपिटल अकाउंट में हम कर ही नहीं रहे, बस क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट पड़ा है, लास्ट में विड्रॉल करेंगे। करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो सकता है। कैसे हो सकता है डेबिट क्रेडिट? भाई खाते में पूंजी उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो क्रेडिट। मान लीजिए घाटा हो गया, उससे रिकवरी निकल गई, या उसने ड्राइंग कर रखा है उस पर ब्याज आ गया ज्यादा, तो फिर करंट अकाउंट हो सकता है डेबिट हो जाए, अगर क्रेडिट से ज्यादा पक्ष हो उसका। तो ये लाभ हानि नियोजन हो गया, ये स्थिर पूंजी खाता हो गया, ये परिवर्तनशील पूंजी खाता हो गया। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया में और ज्यादा है, ख्याति का क्या ट्रीटमेंट होगा। पुराने अगर कोई नया साझेदार आता है तो पुराने जो ख्याति है, पुराने उसके संचित लाभ है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिवोल्यूशंस हैं एसेट्स का, उनका क्या इफेक्ट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई कंडीशन है, चेंज होता है, तो उसमें कैसे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, त्याग का अनुपात, लाभ का अनुपात निकलता है। उस पर हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो उसी पे होगी। आज हमने केवल फंडामेंटल इसमें देखा है कि क्या पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, साझेदारी संलेख क्या है, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो उसमें क्या नियम लागू होंगे, लेखांकन प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो लेखांकन प्रक्रिया में स्थिर पूंजी खाता विधि, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, दो तरीके से लेखांकन होता है, तो उसमें क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद में अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें भाई नॉर्मल आप एंट्री करके देख लो, अगर कैपिटल बढ़ रही है कोई तो कैपिटल के खाते में कहाँ होगा? सीधी सी बात है। अगर खाता, जैसे जनरल एंट्री का क्या नियम है, मैं कहता हूं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मुझे खतौनी करनी है, राम डेबिट हो रहा है तो डेबिट में ही होगी। तो अगर कैपिटल किसी चीज से क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ होगी पोस्टिंग? क्रेडिट में ही होगी। ये लेजर पोस्टिंग ही तो हो रही है उनके कैपिटल अकाउंट में। जैसे मान लीजिए मैंने राम, और अगर ये वाला मेथड है स्थिर वाला, तो उसके करंट अकाउंट में हो जाएगा। है तो वही ना, जैसे राम को मैंने क्या दिया, पूंजी पर ब्याज दिया, या फिर उसको रेमुनरेशन दिया, पारिश्रमिक दिया, तो पारिश्रमिक उसकी पूंजी को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो कैपिटल क्रेडिट होगी उसकी, पार्टनर्स की। एंट्री क्या होगी? सैलरी जो भी है हमारी डेबिट टू पार्टनर। अब उसको कैश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कहीं। अब जब उसका कैपिटल अकाउंट हमारा है, वो कैपिटल अकाउंट पे उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट तो उसका वही पड़ेगा ना। तो वहां हम क्या करेंगे,
वहाँ जो हमारी सैलरी है उस सैलरी को या जो हमारा उसका रेमुनरेशन है कुछ भी है तो उनके संबंधित ट्रीटमेंट हम कर देंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आती है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है यदि वर्तमान में साझेदार हैं, अब उनका लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन हो गया, साझेदारी समाप्त हो गई। देखो साझेदारी समाप्त कब होती है, कोई साझेदार मरे जरूरी नहीं है या छोड़ के जाए तब, नया आ जाए तब भी साझेदारी समाप्त होगी, पुराना चला जाए तब भी होगी, छोड़ के चला जाए, कोई खत्म हो जाए, डेथ हो जाए तो भी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तब भी होगी। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे साझेदारी संलेख पर प्रभाव पड़ गया, उनकी जो मतलब आपस का एग्रीमेंट था उसमें चेंज हुआ तो वहां साझेदारी समाप्त हो गई उनकी, वहां नई साझेदारी बनेगी। अब फर्म समाप्त नहीं हुई है, व्यवसाय चल रहा है, साझेदारी उनका आपसे संबंध था वो समाप्त हो गया। अब हम इसमें नया साझेदार आए कोई या लाभ हानि अनुपात चेंज हो गया तो क्या करते हैं, तो यहां थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। हाँ, उससे पहले दो तीन चीजें और हैं। एक नया साझेदार आता है तो उसको हम क्या करते हैं, लाभ की गारंटी भी देते हैं, लाभ की गारंटी। अब यहां दो कंडीशन हो सकती है। नंबर एक, फर्म साझेदार नए साझेदार को लाभ की गारंटी देते हैं कि भाई इतना लाभ तुझे हम मिनिमम देंगे, फर्म ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है, तो यहां गारंटी दी है। अब मैं कह रहा हूं नंबर एक, बाय फर्म टू न्यू पार्टनर। नए साझेदार को फर्म ने दे दी कि इतना लाभ तो तुम्हें होगा ही होगा, तो उससे कम लाभ होता है तो उसको कौन भुगतेंगे, फर्म भुगतेगी। तो कहने का मतलब यदि नए पार्टनर को जो गारंटी दे दी उससे कम लाभ उसके हिस्से में आ रहा है तो जितना कम रह रहा है वो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, फर्म का तो फर्म का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है तो फर्म उसमें से उसको अलग करेगी, उस पार्टनर को देगी। तो फर्क किस पे पड़ेगा, बाकी पार्टनर पे। उनको क्या हो जाएगा, कम लाभ मिल जाएगा क्योंकि उसको तो मिनिमम गारंटी दी है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, बाय एनी पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर, बाय एनी पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर्स। किसी भी साझेदार ने पार्टनर को दे दी नए वाले को, तो फिर वहां क्या होगा, वहां फर्म को लेना देना नहीं है। फर्म अपना लाभ सामान्य जो बात हुई है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है उसमें बांट देगी, लाभ बट गया। अब नए वाले को कम रह रहा है तो कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पर्सन बनता है कि फर्म ने अगर साझेदार ने कोई ने गारंटी दे दी तो क्या हो जाएगा, अब जो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा और जिसको गारंटी दी है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा क्या है, नया साझेदार भी फर्म को मिनिमम लाभ की गारंटी दे सकता है। वो कह रहा है मेरे आने से तुम्हें इतना फायदा होगा, इतना प्रॉफिट तो होना ही होना है। उस केस में क्या करेंगे, अगर उससे कम प्रॉफिट होता है तो बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए वाले ने जो गारंटी दी है उससे कम प्रॉफिट रह गया फर्म को, वो क्या करेगा, लाके देगा प्रॉफिट, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ये हो गया हमारा साझेदारों का जो गारंटी है, गारंटी किस प्रकार से दी जाती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है लाभों का नियोजन और लाभों का प्रभार। डेप्रिसिएशन के केस में भी हमने पढ़ा है, यहां भी ये होता है। साझेदारी फर्म में यदि किसी चीज को लाभों का नियोजन माना जाए, इट मीन्स लाभ होंगे तो उसका एप्रोप्रिएशन कर दिया जाएगा, लाभ होंगे तो कर दिया जाएगा, लाभों पर प्रभार करना ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाभों पर प्रभार एक होता है लाभों का नियोजन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लाभों पर प्रभार का मतलब लाभ हो या ना हो, जैसे सामान्यतया पार्टनरशिप में पूंजी जो है उस पर ब्याज दिया जाता है, आरण पे लिया जाता है, रेमुनरेशंस वगैरह भी काम कर रहा है एक्टिव पार्टनर उसको दिया जाता है। अगर पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना गया है लाभों पर, तो भले ही फर्म में लाभ हो हानि हो कोई मतलब नहीं है, सारे पार्टनर हैं उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, पूंजी पर अगर प्रभार माना गया है तो।
और अगर नियोजन माना गया है लाभों का तो लाभ होगा तो ही मिलेगा पूंजी पर ब्याज। अगर लाभ नहीं है तो फिर लाभों का नियोजन ही नहीं है, मतलब पूंजी पर उनको ब्याज नहीं मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाभों जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, चेंज इन प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, लाभ हानि अनुपात। जो मेरा लाभ हानि अनुपात है किसका, वर्तमान में, वर्तमान जो लाभ हानि अनुपात है उसमें चेंज हो रहा है। चेंज कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, नया आएगा पार्टनर, पुराना जाएगा, कोई डेथ हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कहीं भी चेंज हो गया, उन्होंने बदल लिया, हो गया चेंज, तो वहां पुरानी चीजों के साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कॉमन सेंस, रटना नहीं है भाई, पुरानी चीजों के साथ वही ट्रीटमेंट जो सामान्य होना चाहिए। पुराने व्यक्तियों का अगर लाभ है तो उनको ही मिलना चाहिए, हानि है तो वो भुगतेंगे। किस में, पुराने में जो वर्तमान अनुपात है। क्यों, चेंज अब किया है तो उसका इफेक्ट तो बाद में आना चाहिए ना, तो फिर वहां हम क्या करेंगे, पुराने लाभ हानि अनुपात में ही वर्तमान में अगर कोई संचित लाभ है, रिजर्व्स वगैरह के प्रॉफिट पड़े हैं, पुराने लाभ, संचित लाभ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्ड प्रॉफिट, ये किस में बंटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कहने का मतलब जो मेरे वर्तमान साझेदार है नया आने से पहले, जो वर्तमान का मेरा पूंजी अनुपात है अभी चल रहा था, उसी में बंटेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे इनके, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इनके। ये चीज आपको पता होनी चाहिए लॉस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने का। अगर रिवोल्यूशन किया है हमने असेट्स का, क्या किया है, रिवोल्यूशन, उस रिवोल्यूशन पे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, किस में बंटना चाहिए, पुराने में ही, क्योंकि वो संपत्तियां उन्हीं ने कमाई है, हानि है तो भी उनकी, तो वो भी पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में बंटेंगे जो वर्तमान में है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट, कोई नया आ रहा है गुडविल, तो गुडविल भी वही बात, अगर फर्म की गुडविल है पुरानी, उनकी कमाई भी जिन्होंने कमाई है उनको मिल जाएगी, वर्तमान अनुपात में मिल जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके अलावा त्याग और फायदे का अनुपात होता है, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखिए नया साझेदार आया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने चेंज किया, तो उस चेंज से वर्तमान में कोई साझेदार है उसका लाभ में हिस्सा कम हो रहा है तो उसका त्याग हो गया, त्याग का अनुपात। तो जो गुडविल है वो उसके त्याग के अनुपात में क्या हो जाएगी, उस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी कि उसने त्याग किया। यदि किसी को फायदा हो रहा है, चाहे नए को हो चाहे वर्तमान को, तो वो त्याग का अनुपात जो है, लाभ का अनुपात है, गेनिंग रेशो, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, केवल 2-3 चीजें आपको फोकस करने, तो गुडविल का ट्रीटमेंट, पुराने, इसमें मत उलझना, पुराने जो है संपत्तियां उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिवोल्यूशन का, पुराने लाभ तो पुराने में ही होंगे भाई, वर्तमान में जो उनमें होंगे। अब इसमें 2 क्लासें मैं संभवतः कोशिश करूंगा एक में खत्म ना हो ये, क्योंकि एक में तो इसको खत्म कर भी नहीं पाएंगे। 2 क्लासें इसकी ओर लेंगे, जिसमें एक में तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक नया पार्टनर आया, कोई रिटायर हो गया, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है वो हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी एक क्वेश्चन आते हैं अनुपात के, आज हमने डिस्कस नहीं किए हैं। क्वेश्चन आते हैं कि भाई नया पार्टनर आया, उसको इतना दे दिया, अपने हिस्से का दे दिया, कुल में से दे दिया, नया अनुपात बताओ, त्याग का बताओ, फायदे का बताओ, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अनुपात वाला, गुडविल का, और एक नया पार्टनर आ रहा है। आफ्टर देन यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो गया, उसका सेटलमेंट कैसे करें, वो सेटलमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3rd क्लास में हमारी पार्टनरशिप अकाउंट की। इज दैट क्लियर? या तो साथियों आज का टॉपिक इतना ही, खत्म करते हैं इसको। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके अलावा आपसे केवल इतना ही, हमारा मकसद प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साथी का अधिकार निःशुल्क शिक्षा है, तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। इसमें आपको कभी भी कोई अड़चन नहीं आए। पैसा
आपके सिलेक्शन में बाधा ना बने। तो इसी कोट के साथ खत्म करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। चलिए।